हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन डिजीज, उसका नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने प्रोटोजोल डिजीज पढ़ ली, हमने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ ली। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आज के लिए, विषाणु जनित रोग मीन्स बैक्टीरियल डिजीज। वही सेपरेट पोर्शन करेंगे अपन। एक टेबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम जो लिख रहे थे क्रम संख्या, इस बार वायरल डिजीज में शायद अपन ने टोटल 13 डिजीज लिखी है। वही रोग, डिजीज का नाम लिखेंगे। इसके बाद हम रोगजनक का नाम लिखेंगे कि पर्टिकुलर डिजीज का पैथोजन कौन है, और रोगजनक के बाद यहां पर हम लिखेंगे रोगवाहक कौन है। वायरल डिजीज में सबसे पहले हमने लिखा था पोलियोमाइलिटिस, जिससे बाल पक्षाघात भी कहते हैं। इसका जो वायरस होता है रोगजनक, उसका नाम है एंट्रोवायरस। पोलियो डिजीज को सभी बच्चे जानते हैं, एंट्रोवायरस। इसमें पूरी बॉडी या पर्टिकुलर कोई ऑर्गन, अक्सर हाथ और पैर में अपंगता आ जाती है, जिसे बाल पक्षाघात कहता है। इसका जो रोगवाहक है वो होता है जल। अगर दूषित जल पी लिया जाए जिसमें ये वायरस प्रेजेंट हो बॉडी में, अगर वो एंटर हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, उससे पोलियो। सेकंड नंबर पे हमने लिखा था पीलिया, और इसका एक और नाम लिखा था हमने हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए, जॉन्डिस, इसी का नाम लिखा था हमने, कालमा, पांडु रोग, काफी सारे नाम लिखे थे। इसके अलावा यकृत शोथ भी इसी को कहा था हमने, लेकिन फिलहाल मैं यहां लिख रहा हूं केवल पीलिया और हेपेटाइटिस है। इसका जो वायरस होगा उसका नाम है हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस ए। अपनी जो बुक है 9th या 10th की, उसमें यह भी दिया हुआ है इसका नाम लेप्टोस्पाइरा, तो अपने को यह भी याद करना है, लेप्टोस्पाइरा वायरस। और ये जो डिजीज फैलती है ये भी किसके कारण फैलेगी, जल के कारण। इसके बाद हम तीसरे डिजीज की तरफ चल रहे हैं, जिसका नाम है सीरम यकृत शोथ। इसका नाम भी लिख ही लेते हैं अपन, यकृत शोथ। और एबीसी का नाम है, यह है सीरम यकृत शोथ, और हमने इसे एक नाम दिया था हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, इसका एक और नाम लिखा था अपन ने ऑस्ट्रेलियन एंटीजन डिजीज। लिख देता हूं मैं यहां पर, बार बार पढ़ोगे अच्छा याद रहेगा। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन रोग। अब देखो यहां पर जो वायरस होने वाला है उसका नाम इसी के नाम पर है HBV, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस, इसे शॉर्ट में HBV कहते हैं, और इसे शॉर्ट में HV शॉर्ट में इसको भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस, या HVA भी लिख सकते हो, HVB भी लिख सकते हो, हेपेटाइटिस वायरस बी, हेपेटाइटिस वायरस ए।
अच्छा, यहां पर अपन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है हेपेटाइटिस बी की, वो ये है कि इसका वायरस एक अन्य वायरस के समान समानता रखता है, बिल्कुल सिमिलर, लगभग सिमिलर दिखाई देता है। और वो वायरस कौन है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के समान, यह रेट्रोवायरस के समान होता है। अब बात आती है कि रेट्रोवायरस किस डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो रेट्रोवायरस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? एड्स के लिए। अब आप कहोगे कि एड्स के लिए तो एचआईवी रेस्पॉन्सिबल है, तो एचआईवी केवल एक संज्ञा दी गई है, उसे नाम दिया गया है। जैसे कोई बायोलॉजी पढ़ाने वाला टीचर है तो उसे कहते हैं बायोलॉजी वाले टीचर, फिजिक्स वाले तो फिजिक्स वाले टीचर, केमिस्ट्री वाले तो केमिस्ट्री वाले टीचर। वैसे ही जो एचआईवी होता है उसका मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी मनुष्य की प्रतिरक्षा क्षमता को कम करने वाला वायरस। लेकिन उसका नाम क्या है? बायोलॉजी वाले टीचर का नाम क्या है, फिजिक्स वाले टीचर का नाम क्या है, केमिस्ट्री वाले टीचर का नाम क्या है? वैसे ही एचआईवी का नाम क्या है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी करने वाला वायरस, उसका नाम क्या है? वो नाम है रेट्रोवायरस। तो यहां पर अपन देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस अगर रेट्रोवायरस के समानता दर्शाता है तो ये कंफर्म है कि उसके रोगवाहक भी लगभग वही होंगे जो एड्स के लिए होते हैं। यानी हेपेटाइटिस बी जो डिजीज है, सीरम यकृत शोथ, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन रोग, उसके सभी रोगवाहक वही होंगे जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? एड्स के लिए। तो सबसे पहले अपन यहां पर लिखने वाले हैं असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध। इसके अलावा संक्रमित सुई का प्रयोग, संक्रमित सुई का प्रयोग, इसके अलावा संक्रमित उस्तरा अथवा ब्लेड का प्रयोग, जो दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं अपन या शेविंग करने के लिए, किसी भी अगर संक्रमित उस्तरा या ब्लेड का उपयोग कर लिया तो वो किस रोग से पीड़ित हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी। इसके बाद अपन चलते हैं कि जो संक्रमित औजार होते हैं, जिससे लड़के लड़की कान नाक छिदवाते हैं, संक्रमित औजार से नाक व कान छिदवाने से और एक आखिरी और लिख लेते हैं अपन, अगर गर्भवती महिला इस रोग से संक्रमित है तो ये डिजीज उससे उसके गर्भस्थ शिशु में भी चली जाएगी ब्लड के माध्यम से। गर्भवती, सबसे पहले लिखेंगे संक्रमित, यानी वो गर्भवती जो महिला है वो भी संक्रमित होनी चाहिए इस रोग से। तो संक्रमित गर्भवती महिला से उसके गर्भस्थ शिशु में यह डिजीज चली जाती है। इसी के साथ अपना हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी टॉपिक, दोनों टॉपिक कंप्लीट हुए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपन, जिसका नाम है, नेक्स्ट हमने लिया था यहां पर 4 नंबर डिजीज लेते हैं जिसका नाम है खसरा। खसरा, और इसी को अपन ने एक नाम दिया था रोमांतिका, और इसी को एक नाम दिया था मिसल्स। अब यहां पे ये बात आती है कि जो मिसल्स का वायरस होता है MRP, मिसल्स रोमांतिका पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, इसका एक और नाम याद रखना आप, मोरबिली वायरस, मोरबिली वायरस। अभी जो डिजीज होती है खसरा या मिसल्स, ये किसके माध्यम से फैलती हैं? तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है, एक तो लिखेंगे अपन संपर्क और एक लिखेंगे वायु। ये दोनों
इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वायु, खांसी, छींक, काफी वैसे संपर्क व वायु। इसके बाद इसी के नीचे अपन ने एक और डिजीज लिखी थी, गलसुआ। उसको नेक्स्ट नंबर पे देते हैं अपन, गलसुआ। इसे कन्फेड नाम भी दिया था अपन ने, और फाइनली अपन ने इसे नाम दिया था मम्स। दो ही नाम लिख रहा हूं, एपिडेमिक पेराटाइटिस नाम भी दिया था अपन ने इसे। तो गलसुआ या मम्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल वायरस होता है, रोगजनक होता है, उसका नाम है मम्स वायरस या ऑर्थोमिक्सो वायरस। और इसका जो फैलने का कारण होता है यानी रोग वाहक होता है, वो भी कौन होता है, संपर्क व वायु। यहां तक आप नोट कीजिए। इसके बाद चलते अपन अपनी नेक्स्ट डिजीज की तरफ। जिसका नाम है सर्दी जुकाम। पांच तक हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट डिजीज का नाम है यहां पर सर्दी जुकाम, जिसे अपन नॉर्मल डिजीज समझ लेते हैं, लेकिन ये एक वायरल डिजीज है। इसका जो रोगजनक है वो है राइनो वायरस। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है ये कि जो सर्दी जुकाम होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल वायरस कौन होता है, राइनो वायरस। और सर्दी जुकाम किसके माध्यम से फैलेगा, सीधा साधा आंसर है खांसना, छींकना, वायु, वायु, खांसी व छींक। अगली डिजीज हमने ली थी 7 नंबर, सर्दी जुकाम। इसके बाद हमने लिया था डेंगू। डेंगू हमने लिखा, चिकनगुनिया हमने लिखा, इसके अलावा रेबीज हमने लिखा, और एड्स हमने लिखा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, करीब 13 डिजीज लिखी अपन ने। सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम के बाद चलते हैं अपन, एक और हमने लिखा था फ्लू, एक लिखा था हमने छोटी माता बड़ी माता। इसको लेते हैं अपन पहले, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग डिजीज है छोटी माता, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। अब ये जो चिकन पॉक्स है, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल वायरस है उसे हम एक साथ देखेंगे बड़ी माता के साथ, कि जो बड़ी माता है, बड़ी माता, उसे हमने नाम दिया था स्मॉल पॉक्स। अभी नाम क्यों दिए जाते हैं ये अपन महत्वपूर्ण बिंदु में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अपन आगे चलते हैं कि छोटी माता और बड़ी माता के लिए रेस्पॉन्सिबल वायरस के नाम क्या हैं। तो हमने इसे एक और नाम दिया था वेरीसेला। और मैंने आपको उस वक्त एक बात बताई थी कि वेरीसेला और वेरियोला वायरस के नाम है, और उन्हीं वायरस के नाम से डिजीज का नाम भी रख दिया गया। यानी यहां पर जो वायरस रोगजनक आने वाला है उसका नाम है वेरीसेला। अच्छा, इसका पूरा नाम कभी कभी ये दे दिया जाता है हर्पिस वेरीसेला, हर्पिस वेरीसेला वायरस। और यहां पर जो वायरस का नाम आने वाला है उसका नाम है वेरियोला वायरस।
बात आती है कि दोनों बीमारियां किस प्रकार से फैलती है। तो ये छोटी माता बड़ी माता जो बचपन में निकलती है, कई बार आपने देखा होगा या आपको भी कभी हुई हो, तो ये संपर्क से फैलती है। अगर छोटी माता बड़ी माता से ग्रसित कोई भी बच्चा या व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को टच कर लेता है, स्किन टू स्किन टच हो जाती है उनकी, तो सामान्य व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा, ये दोनों डिजीज हो जाती हैं। यानी जो सबसे बड़ा कारण है इसके फैलने का वो तो है संपर्क, इसका भी कौन होगा, संपर्क। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक रोगी व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, एक स्वस्थ व्यक्ति थोड़ा दूरी पर है, तो तेज हवाएं चलने पर यहां से जो इसका वायरस है ये हवा के साथ उड़कर, यानी रोगी व्यक्ति की स्किन से हवा के साथ बहकर कहां चला जाएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति की स्किन तक, और उसे भी किस रोग से ग्रसित कर देगा, छोटी माता या बड़ी माता। तो इसका जो दूसरा कारण है फैलने का वो है वायु, संपर्क व वायु। इस प्रकार से हमारे पास 8 डिजीज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट डिजीज की तरफ अपन चलते हैं, जिसका नाम है यहां पर अपने पास रेबीज। रेबीज जिसे अपन ने हाइड्रोफोबिया नाम भी दिया था। इसका जो वायरस होता है उसका नाम है रेहब्डो वायरस। रेहब्डो वायरस और रेबीज हमें अच्छे से पता है कि किस प्रकार से फैलती है। इसका जो रोगी होता है उसे पानी से डर लगता है, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोफोबिया। और ये जो डिजीज फैलती है अक्सर हमने सुना है कि पागल कुत्ते के काटने से ये होता है, लेकिन अकेला पागल कुत्ते इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पागल बंदर के काटने से भी डिजीज हो सकती है। पागल जैसे कोई अन्य जानवर है, पागल कुत्ता हो गया, पागल बंदर हो गया, पागल बिल्ली हो गई, इन सबके काटने से क्या हो सकता है, ये डिजीज हो सकती है। यहां तक कि जिस व्यक्ति को ये डिजीज हुई है, अगर वो पागल व्यक्ति भी या इस रोग से ग्रसित व्यक्ति भी किसी अन्य व्यक्ति को काट ले, तब भी ये डिजीज उसमें क्या हो जाएगी, ट्रांसफर। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो शब्द आता है पागल कुत्ता, वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि नेचुरली जो सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा काटने का काम कौन करता है, कुत्ता। तो सबसे ज्यादा शब्द भी यही आता है लिखा हुआ। सबसे पहले हम वही लिखेंगे, पागल कुत्ते कोमा बिल्ली, बंदर व मनुष्य आदि के काटने से। इसमें क्या होता है, पागल कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मनुष्य, इनकी लार में ये वायरस पाया जाता है, ये वाला वायरस रेब्डो वायरस, जो काटने के दौरान उसकी बॉडी में यानी स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट नंबर पे अपन चलते हैं फ्लू की तरफ। 10 नंबर फ्लू। अब हमने फ्लू वैसे तो 3-4 प्रकार के लिखे हैं, आई फ्लू, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, लेकिन यहां पर जो इसका वायरस है उसका नाम है हीमोग्लूटिनिन। हीमोग्लूटिनिन न्यूरामिनिडेज, और इससे पूरा नाम है HN वायरस। हीमोग्लूटिनिन न्यूरामिनिडेज वायरस, इसे कहते हैं HNV, HN वायरस। और इसका जो रेस्पॉन्सिबल होता है फ्लू या इन्फ्लुएंजा के लिए, जैसे हम पढ़ते हैं कि आई फ्लू, ये डायरेक्ट वायु के माध्यम से फैल सकती है। इसके अलावा स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, तो बर्ड यानी पक्षी, स्वाइन यानी सुअर, सुअर और पक्षी का मांस खाने से भी बीमारी फैल सकती है। तो यहां पर अपन लिखते हैं संक्रमित पक्षी व सुअर आदि का मांस खाने से। देखो, मांस खाने से कई बीमारियां होती है, इसलिए मेरे हिसाब से इन चीजों को इग्नोर करना चाहिए। रोटी सब्जी, हरी सब्जियां, फल फ्रूट्स, दूध, घी, दही, काफी चीजें नेचुरली जो हमें ऊपर वाले ने दी है, तो हमें इन चीजों का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए।
नेक्स्ट अपने पास है 11 नंबर डिजीज, लेकिन अपन फिलहाल इसको मिटा देते हैं, यहां तक आप नोट करें। अगली डिजीज है अपने पास 10 हो गई। तीन डिजीज और बची हुई है, उनको भी अपन रीड कर लेते हैं। उसी के साथ अपना ये वायरल डिजीज भी कंप्लीट हो जाएगा। अगली डिजीज का नाम है अपने पास, लास्ट हम लिख चुके थे रेबीज तक, डेंगू, जिसे अपन ने बोन ब्रेक फीवर भी कहा था, हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार। इसके बाद अपने पास टॉपिक है चिकनगुनिया, और लास्ट अपन लेने वाले हैं एड्स। अच्छा, डेंगू का जो रोगजनक होता है उसका नाम है अरबोवायरस, और ये जो डिजीज होती है ये एक मच्छर के द्वारा फैलती है जिसका नाम है मादा एडिज इजिप्टी मच्छर। इसके बाद हम जो डिजीज पढ़ रहे हैं चिकनगुनिया, इसके वायरस का नाम है चिकनगुनिया वायरस, अथवा टोगा वायरस। एक और नाम लिख देते हैं अपन इसका, टोगा वायरस। और ये जो डिजीज होती है वही डेंगू के समान किसके द्वारा फैलती है, मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के द्वारा, मादा एडिज इजिप्टी मच्छर। तो दोनों डिजीज के वायरस अलग अलग हैं, लेकिन फैलने वाला जो कारक है यानी रोगजनक है, सॉरी रोगवाहक है, वो दोनों का सेम है, मादा एडिस इजिप्टी मच्छर। इसके बाद लास्ट डिजीज रह गई अपने पास एड्स। एड्स के लिए हमने सबसे पहले एक हेपेटाइटिस बी डिजीज पढ़ी थी, वहां पे उसका वायरस लिखा था हमने हेपेटाइटिस बी वायरस, और हमने लिखा था कि ये किसके समान समानता दर्शाता है, रेट्रोवायरस, और रेट्रोवायरस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल बताया था, एड्स के लिए। तो यहां पर हम लिखते हैं इसके वायरस का नाम रेट्रोवायरस, जिसे HIV कहा जाता है। HIV एक संज्ञा है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वायरस का नाम तो ये है, लेकिन ये क्या कार्य करता है, ह्यूमन की जो इम्यूनो पावर होती है उसको डेफिशिएंसी यानी कम करने वाला वी यानी वायरस होता है, इस वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, HIV। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो एड्स रोग होता है, एड्स डिजीज होती है, उसका रोग वाहक क्या है, यानी वो फैलती किसकी तरह है। तो जो हमने हेपेटाइटिस बी में लिखे थे वही सारे रोग वाहक कहाँ आ जाएंगे, एड्स के लिए, क्योंकि यहीं से उठा के लिखे थे अपन ने। सबसे पहला वही असुरक्षित यौन संबंध, इसके बाद संक्रमित सुई का प्रयोग, इसके बाद संक्रमित उस्तरा अथवा ब्लेड का प्रयोग, इसके बाद संक्रमित औजार, से नाक व कान आदि छिदवाने पर। और आगे चलते हैं अपन लास्ट, अगर ये डिजीज किसी महिला को है और वो इस रोग से ग्रसित है, संक्रमित और गर्भवती भी है, संक्रमित गर्भवती महिला से,
उसके गर्भस्थ शिशु में इसी के साथ आपकी ये वायरल डिजीज भी कंप्लीट हुई। हमने प्रोटोजोअल डिजीज सबसे पहले पढ़ी थी, उसमें 7 बीमारियां लिखी थी। उसके बाद हमने जीवाणु जनित रोग पढ़े थे, मीन्स बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी थी, उसमें 14 बीमारियां पढ़ी थी। और उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं वायरल डिजीज, विषाणु जनित रोग। इसमें हमने टोटल 13 डिजीज पढ़ी है। अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको एक बात समझाई थी कि हमें ये चीजें क्रम से पढ़नी है। सबसे पहले हमें डिजीज का नाम याद होना चाहिए। जैसे भी इस वक्त अगर आपसे कोई पूछ ले टाइफाइड किस प्रकार की डिजीज है, तो ये हमें ऑन द स्पॉट आंसर देना है कि ये बैक्टीरियल डिजीज है। अगर आपसे कोई पूछ ले रेबीज किस प्रकार की डिजीज है, तो हमें ऑन द स्पॉट आंसर देना है कि ये वायरल डिजीज है। अगर कोई हमसे पूछ लेता है कि निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस किस प्रकार की डिजीज है, जिसे हमने अफ्रीकन डिजीज नाम भी दिया था, ट्रिपेनोसोमियासिस नाम भी दिया था, तो हमें ऑन द स्पॉट याद होना चाहिए कि ये प्रोटोजोअल प्रकार की डिजीज है। 3 प्रकार की डिजीज हमने पढ़ी है। एडवांस में भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अगर कोई हमसे पूछ लेता है कि फिलपाउ रोग किस प्रकार की डिजीज है, तो हमें अच्छे से याद होना चाहिए कि इसे वाउचेरियस भी कहते हैं, इसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, इसे हाथीपाँव रोग भी कहते हैं, और ये कृमि जनित रोग है यानी ये वर्म डिजीज है। तो धीरे धीरे आराम से इन सभी डिजीज को पढ़ते रहें। जितना स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को पढ़ोगे उतना ही इंटरेस्ट आपका इस चैप्टर में बढ़ता चला जाएगा और उतने ही आपके सिलेक्शन की दावेदारी पक्की होती चली जाएगी। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।